सो बच्चों विल स्टार्ट विथ EBCL जो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे. विल कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. अरे गुड आफ्टरनून. ओ यार सच में सब कोरोना हो गए हो. तो बच्चों वी वर हैविंग अ डिस्कशन ओवर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस. किसके? और लास्ट जो प्रोविजन अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हेजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो क्या था हेजिंग? To have, you should have sufficient resources for the purpose of repaying the ECBs. That's it. यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था. हेजिंग का मतलब क्या है? You need to have sufficient resources in order to make the payment of ECBs. That's it. Now, हेजिंग के बारे में कुछ रूल्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा. सबसे पहला रूल क्या है? कवरेज. Hedging shall be made for principal and interest from the rate of creation of liability in respect of ECB. मतलब आपने $5 बिलियन का ECB रेज किया है, तो हेजिंग जो करना है आपको, जो रिजर्व्स मेंटेन करना है, वो सिर्फ $5 मिलियन के लिए रिजर्व करना है या $5 मिलियन प्लस इंटरेस्ट? $5 मिलियन प्लस इंटरेस्ट. टेन्योर. Minimum duration of hedging shall be for 1 year and it shall be recovered from time to time. एक मिनट, रिकवर नहीं, इट शैल बी रिन्यूड करना from time to time to ensure that ECBs are not unhedged at any point of time. Can someone explain me its meaning? क्या मुझे कोई इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब मिनिमम हेजिंग कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का. लेकिन भाई मैंने लोन तो 5 साल के लिए लिया है, तो साक्षी क्या करेंगे? लोन मैंने 5 साल के लिए लिया है, बट हेजिंग कितने साल का है? हेजिंग का बोल रहा है मिनिमम पीरियड आपको 1 साल रखना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 साल के लिए रखूंगा या 5 साल के लिए करूंगा? ध्यान नहीं है अभी इधर, क्लास में नहीं आई हो? हाँ अच्छा आई हो, ओके बताओ. नहीं, देखो वहां पे क्या लिखा है, 5 साल मिनिमम 1 साल के लिए रहना चाहिए, लेकिन आपको उसको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? रिन्यू करना चाहिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके पूरे ECB कभी भी अनहेज्ड ना रहे. इसका मतलब यस, इनिशियली आप 1 साल के लिए कर लीजिए, बट क्या नहीं से अगर आपके ECB का टेन्योर कितना है? बट अगर आपके ECB का टेन्योर 5 साल का है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको क्या करवाना है? रिन्यू करना है. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि ECB कभी भी आपकी क्या ना रहे? अनहेज्ड ना रहे. उसके बाद कुछ नहीं, मतलब इनडायरेक्टली मैं यही बोलना चाहता हूं कि ECB का पीरियड और हेजिंग का पीरियड सेम होना चाहिए. लेकिन उन्होंने मिनिमम 1 ईयर क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है अगर आप $50 मिलियन का लोन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेती है, तो मिनिमम पीरियड कितना होता है? 1 साल. सो दे वांट टू टेल, इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते हैं कि 1 साल से मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम अप टू द लोन ड्यूरेशन, मैक्सिमम अप टू द लोन ड्यूरेशन आपको उतना हेजिंग रखना चाहिए. लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? मिनिमम कितने साल का रखो? 1 ईयर. लेकिन इससे अच्छा ये होता कि वो डायरेक्टली बोल देते क्या, कि जितना लोन का पीरियड है उतना हेजिंग का पीरियड रहना चाहिए. ठीक है, बट दे मस्ट बी हैविंग सम डिफरेंट इंटेंशन. लॉ मेकर्स की इंटेंशन कई बार अलग होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते. नेक्स्ट. अच्छा, ECBs will be considered to be naturally hedged. एक मिनट, सोने पे सुहागा. ECBs को आप क्या मानोगे? नेचुरली हेज्ड मानोगे. नेचुरली हेज्ड मतलब अलग से आपको उनके लिए कोई भी हेजिंग करने की जरूरत नहीं है. आप ये मानोगे कि ECBs क्या है आपके? भाई ECBs क्या है आपके? नेचुरली हेज्ड है. कब? If the project for which ECBs were raised generates maturity cash flow within the same accounting year in matching currency after offsetting all expenses. रीड करना ये वाला पॉइंट वापस से, फिर मैं बताता हूं. नेचुरली हेज्ड मतलब क्या होता है? एक मिनट. नेचुरली हेज्ड मतलब आपको अलग से कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. नेचुरली हेज्ड मतलब अपने आप हेज हो जाएगा. वो कब हेज हो जाएगा? जिस साल में तुमने ECB लिया था, तुमने ECB लिया था एक फैक्ट्री बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? जिस साल में तुमने ECB लिया था, उसी साल तुमको क्या हो गया है? तुमने $5 मिलियन का ECB लिया था.
जिस साल तुमने ईसीबी लिया था, जिस साल तुमने क्या लिया था, ईसीबी लिया था, उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में, उसी साल सेम फाइनेंशियल ईयर में जिस साल तुमने ईसीबी लिया था, उसी साल तुमने क्या किया, कितना कैश फ्लो जनरेट कर लिया, $5 मिलियन का कैश फ्लो जनरेट कर लिया, वो भी सारे एक्सपेंसेस को कट करने के बाद। तो क्या मान लेने का मतलब, सोचो आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है यार, जिस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए आपने ईसीबी रेस किया था, जिस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यू रेज्ड ईसीबी, आपने ईसीबी रेस किए थे जिस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, उस प्रोजेक्ट ने क्या किया है, what that project has done to you, उस प्रोजेक्ट ने क्या कर दिया है, उस प्रोजेक्ट ने आपके लिए क्या किया है, कैश जनरेट कर दिया है उसी साल। किस साल, जिस साल आपने क्या किया था, वो ईसीबी रेस किया था, उसी साल उतना कैश जनरेट कर दिया। तो अपन को कोई अलग से हेजिंग करने की जरूरत है नहीं, अपन क्या मानेंगे, नेचुरली हेज है। और लास्ट, ओवरसीज इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर इन रूपी थ्रू व्हाट बेटा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विद ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। इस पॉइंट का मतलब कोई मुझे बता दो, क्या लिखा है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स मतलब जो बाहर के लोग, जो किस में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो इंडिया में इन्वेस्ट तो करते हैं बट किस में, डॉलर में, रुपीज में, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। क्या मतलब निकल रहा है इसका। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ओवरसीज इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिस्क क्या है, बस वेरी नाइस बेटा, दे हैव ओनली वन रिस्क, करेंसी रिस्क। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो $1 का रेट था 40 रुपए, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो $1 का रेट हो गया 30 रुपए, तो उनका प्रॉफिट है लॉस है, अपना इंडिया का प्रॉफिट है, उनका लॉस है। क्यों, क्योंकि वो लेके आए थे तो कितना दिया था उन्होंने, $1 के अगेंस्ट 35 लगाया मिला था उनको, जब वो बेच के जाएंगे तो उनको $1 के अगेंस्ट कितना मिलेगा, 30। तो उनका रिस्क है ना, कौन सा रिस्क बोलते हैं इसको, करेंसी रिस्क। तो वो कैसे हेज करेंगे, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट के थ्रू, डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, ओवरसीज इन्वेस्टर्स विल फेस अ रिस्क, उसके नीचे लिख लेना उसका मतलब, overseas investors will face a risk overseas investor will face a risk when rupee appreciates, when rupee appreciates. So in this case the overseas investors can purchase various derivative, can purchase, so in this case overseas investors can purchase various permitted derivative products, various permitted derivative products in order to hedge their risk, in order various permitted derivative products in order to hedge their risk. Is everyone with me? क्लियर सबको ये। सो हेजिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हैं, हेजिंग का मतलब कीपिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज सो दैट यू कैन रीपे योर ईसीबी लोन्स, और अगर करेंसी रिस्क होता है तो आप वो भी बेयर कर सको। नंबर वन, हेजिंग क्या करना है, हेजिंग के से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के लिए हेजिंग रखना है, हेजिंग का लोन, हेजिंग का पीरियड और लोन का पीरियड सेम होना चाहिए। उसके बाद नेचुरली हेज मान लोगे अगर उतना अकाउंटिंग ईयर में प्रोजेक्ट तुम्हारा जनरेट करता है, और ओवरसीज इन्वेस्टर अपना हेजिंग कर सकते हैं करेंसी रिस्क को मीट करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम में मेरे हिसाब से 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, हाँ बेटा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली मैं अभी नहीं बताऊंगा उसको, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन सिक्योरिटीज लॉ, आई थिंक 15 दिन के बाद। चलिए
नेक्स्ट क्या है बच्चों, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग। कल हमने किया था चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग। आपने डॉलर में लोन लिया था, मैंने आपको बोला था कि आप क्या कर सकते हो, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ लेकिन देखिए, डॉलर टू रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपी टू डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझना, लॉजिक है ना। तुमने लोन लिया था डॉलर में, तुम बोलते हो पे करूंगा रुपीज में, आरबीआई वेरी हैप्पी। तुमने लोन लिया था रुपीज में, तुम बोलते हो रीपे करूंगा डॉलर में, आरबीआई इज नॉट हैप्पी बिकॉज इससे क्या होगा, हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी क्या होगी, आउटफ्लो होगी। तो चेंज कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन चेंज। रिपीट, आपने लोन लिया था डॉलर में, आप पे कीजिए रुपीज में। और मैंने बताया भी था कल, किस रेट पे चेंज करोगे, डेट ऑफ अग्रीमेंट की डेट को जो था, या फिर जो आज है कन्वर्जन रेट को, विच एवर इज लेस। पढ़ा था ना अपन ने कल। सो कैन यू चेंज, डेफिनेटली यू कैन चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप अग्रीमेंट करके क्या कर सकते हो, करेंसी ऑफ बोरोइंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखिए, change of currency of ECB from one freely convertible foreign currency to other freely convertible foreign currency as well as to Indian rupees is freely permitted. हाँ, अच्छा एक और चीज, डॉलर टू रूपी परमिटेड, डॉलर टू रूपी परमिटेड, डॉलर टू पाउंड परमिटेड। किसी एक फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी से किसी दूसरी फॉरेन करेंसी, किसी दूसरी फॉरेन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हाट इज फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, आसानी से कन्वर्ट हो जाए। जैसे डॉलर, वर्ल्ड की सबसे लिक्विड करेंसी कौन सी है, सबसे लिक्विड सबसे स्टैंडर्ड करेंसी जो वर्ल्ड की है वो कौन सी है, डॉलर है। और हमारे इंडिया वाले देखो, डॉलर का चड्डी बनियान बेच देते हैं सर, क्या औकात है उस डॉलर की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और डॉलर का ऐसा अपमान करते हैं बच्चों, पहनते हैं बनियान और यहां से फटा होता है पूरा ही, पीछे का पूरा ही। हमने खुद नहीं पहनी फटी बनियान बच्चों, ठीक है। तो फिर वो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ बहुत होता था, व्हाइट कलर की बनियान खरीदते थे, देखना जो लोग बनियान पहनते हैं वो नेचुरली येलो हो जाती है। तो मुझे ध्यान, सो एनीवे नेचुरली येलो, और साला उसको धोने के लिए उसमें डाल दिया बाल्टी में, और 2 दिन तक क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लड़के, लड़के तो है बच्चों, भूल जाते हैं। फिर तो बच्चों ऐसा स्मेल आता है, ऐसे मतलब ऐसा लगता है 4-5 लोग मर गए हैं बच्चों, ऐसे 8-10 चूहे चूहे लोग जहां बैठे थे वहां पे गैस वैस लीक हो गया है बच्चों। सो इंडिया है बच्चों, एनीवे। हाँ जी, सो किसी भी करेंसी को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन रुपी से फ्रीली कन्वर्टेबल में अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस विल लोअर व्हाट दिस विल लोअर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। It may be noted that ECB framework is not applicable in respect of investment in what beta? Non-convertible debenture in India made by registered portfolio investors. सीधी बात है। ओए, ECB फ्रेमवर्क तुम्हारे ऊपर कब एप्लीकेबल होगा? जब तुम इंडिया से फॉरेन जाओगे लोन मांगने। फॉरेनर वाला अगर इंडिया आके तुम्हारे डिबेंचर खरीदता है तो ECB फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा, सेबी की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड इश्यू हो रहा है कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। यहां पे क्या है, एफसीसीबी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। तुम इंडिया में इश्यू कर रहे हो, इंडियन करेंसी में इश्यू कर रहे हो, तो ये फ्रेमवर्क तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज बच्चों सिंपल सी चीज है, मेरी कंपनी किसी फॉरेन के इन्वेस्टर को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रही है। कौन सा डिबेंचर इश्यू कर रही है, बोरोइंग है, फॉरेनर से बोरोइंग है, बट बोरोइंग इंडिया में आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में ना पिताजी। बोरोइंग कहां पे, करेंसी कौन सी है, इंडियन। तो ईसीबी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा। ईसीबी कब एप्लीकेबल होगा, लॉजिक लगा लेना, इंडिया के बाहर जाते हो आप। लैंडिंग एंड बोरोइंग अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क बाय इंडियन बैंक्स एंड देयर ब्रांचेस सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया विल बी सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल गाइडलाइंस इशूड बाय, ठीक है बच्चों। कौन बच्चों, लैंडिंग एंड बोरोइंग बाय होम बच्चों,
लेंडिंग एंड बोरिंग बाय इंडियन बैंक्स और उनकी ओवरसीज की सब्सिडी कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। छोड़ दो, एक पॉइंट फालतू का पॉइंट है। फर्दर अदर एंटिटीज रेजिंग ईसीबी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हाट बेटा? guidelines issued by sectoral और prudential regulators. So if I am an insurance company, मैं ईसीबी रेज करना चाहता हूं तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस फॉलो करूंगा, प्लस आईआरडीए ने अगर मेरे लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है वो भी फॉलो करूंगा। सो बच्चों कुल मिला के यहां तक तो सब कुछ ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स फालतू है, मैं इसको अगली बार कट कर दूंगा। तो सबसे पहली बात, करेंसी चेंज में सिर्फ एक ही चीज है, दो फ्रीली फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो, यस। रुपीज में एक्सचेंज कर सकते हो, यस। इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बात खत्म। रेट ऑफ कन्वर्जन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? लिमिट एंड लेवरेज। लिमिट एंड, यहां पे लेवरेज का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम उधार, मैक्सिमम, या लेवरेज का मतलब यहां पे होगा बोरोइंग। यहां पे लेवरेज का मतलब क्या होगा? बोरोइंग। ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू कितना? $750 million और इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट मतलब, अरे अगर पाउंड लेते हो तो कितने पाउंड? $750 के इक्विवेलेंट पाउंड। All eligible borrowers can raise ECB up to $750 million or equivalent per financial year under automatic route. What is automatic route? एक साल में अगर आप एलिजिबल एंटिटी हो, क्या हो आप? कौन एलिजिबल एंटिटी? सब बताया तुमको ऑप्शन 1 के अंदर और ऑप्शन 2 के अंदर। ऑप्शन 2 के अंदर ऑप्शन 1 वाली सारी हैं, प्लस वो ट्रस्ट है, एनजीओ है, वो माइक्रो फाइनेंस वाली है, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो कितना बोरो कर सकते हैं? $750 million। कब? कब बच्चों? एवरी फाइनेंशियल, मतलब इस साल इतना बोरो कर लो, अगले साल फिर इतना बोरो कर लो, वो भी ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ऑटोमेटिकली, ना आरबीआई का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। फर्दर इन केस ऑफ एफसी, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। व्हाट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी? प्रतीक्षा, व्हाट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी? अरे ईसीबी लोन लिया है, कौन सी करेंसी में लिया है? रेस्ट फ्रॉम होम बच्चों, डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। ECB liability ratio for ECB raised under automatic route cannot exceed 7:1. What is ECB liability ratio? जितना उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका मैक्सिमम कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। जितना उन्होंने अपनी कंपनी में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, उसका कितना टाइम्स? 7 टाइम्स आप क्या कर सकते हो? उससे एक्सेप्ट कर सकते हो। किससे? अगर तुमको रेस करना है, अगर तुमको फॉरेन इन्वेस्टर से ECB रेस करना है तो कितना रेस कर सकते हो मैक्सिमम? 7:1 ECB liability ratio, if I'm not mistaken. एक मिनट ना, किसी के पुराने नोट्स हैं क्या ईबीसीएल के? अभिषेक तेरे में देख ईसीबी लाइबिलिटी रेशियो लिखा होगा यार, ईसीबी के चैप्टर के सेकंड या थर्ड पेज में लिखा होगा ईसीबी लाइबिलिटी रेशियो। इसका मतलब मेरे हिसाब से वही होता है कि जितना फॉरेन इन्वेस्टर से लिया है। हाँ पढ़ना। ओके, उसके नीचे करेक्ट है। तो कितना बचो? 7:1 का मतलब क्या हो गया? जितना उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका मैक्सिमम कितना टाइम? तो यहां पे लिख लेना, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाया तो लिख लेना, इट मींस 7 times of investment made by foreign equity holder, 7 times of investment made by whom बच्चों? 7 times of investment made by foreign equity holder, yeah, it means up to लिखना, up to 7 times can be accepted as ECB,
एज ईसीबी फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? हाउ मच कैन यू एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर? अप टू 7 टाइम्स। जितना उसने इन्वेस्ट किया उसका कितना टाइम्स? 7 टाइम्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। अरे आप में से लैपटॉप कितने लोगों के पास है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। डेस्कटॉप? अच्छा ओके ठीक है, घर पे। ओके। जिसके पास लैपटॉप है उसको मेरे लिए एक एक पेज टाइप करना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कर, 2 पेज। हाँ, कितने टाइपिंग स्पीड है क्या? क्यों बात कर रहे हैं भाई? तू आजा, तेरा सीएस करवा दूंगा मैं फ्री में। कहाँ पड़ा है तू इधर उधर समझो। अरे भाई तो यार तू आ जाए कर, एक एक घंटे रोज मेरे पास काम कर यार भाई, तेरे को अच्छा पैसा पे करूंगा यार। मैं टाइपिस्ट मिलते नहीं है यार भाई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ 1 साल से। तू आ जाए कर मेरे, सच में एक घंटे आजा, तेरे को मस्त पैसे भी दूंगा मैं, तेरा खर्चा भी निकलेगा। मत किया कर इधर उधर जॉब, मैं हूँ। तो वैसे ध्यान देंगे, तो कल से आजा, सुबह 9 बजे आ जाकर, 9 से 10 1 घंटा बैठे कर, लैपटॉप में दे दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। कीबोर्ड मतलब? अच्छा कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड खरीद दूंगा तेरे लिए मैं। चल, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत है इधर। तो वैसे ध्यान से देखिए, और हमेशा यही बोलने का बहुत है, तो आएगा भी क्या? चलिए बच्चों इधर। सो बच्चों एक ही चीज याद रखिए, तो जितना आपने किससे एक्सेप्ट किया है, जितना आपने किससे एक्सेप्ट किया है, फॉरेन इक्विटी होल्डर से जितना क्या किया है आपने। अरे वो कंपटीशन की समरी कंप्लीट हुई क्या गौतमी? हाँ वो दे देना। चलिए बच्चों इधर। तो बच्चों जितना आपने किससे जितना आपने किससे एक्सेप्ट किया है, जितना आपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से क्या किया है, एक्सेप्ट किया, उसका मैक्सिमम कितना टाइम आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? 7 टाइम्स। अब यहाँ पे पर ईयर की लिमिट नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे फॉरेन इक्विटी होल्डर ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया मेरी कंपनी में, तो मैं कुछ कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ उससे? $700 मिलियन। इज दैट क्लियर? लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी अगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1 साल में वो कितना हो रहा है, $750 मिलियन के ऊपर जा रहा है, तो क्या वो प्रपोजल ऑटोमेटिक रूट के अंदर जाएगा या अप्रूवल रूट के अंदर जाएगा? क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के अंदर कितना ले सकते हो? $750 मिलियन 1 साल में। इधर however this ratio will not be applicable if the outstanding amount of all ECB including the proposed one is up to कितना? 5 million or its equivalent. Further the एक मिनट, इस लाइन का मतलब क्या है? ECB रेशियो आपके ऊपर कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तुम्हारा एक भिखारी फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने तुम्हारी कंपनी में $50,000 के शेयर खरीदे। कितने के? $50,000 के शेयर खरीदे। अब तुम उससे कितना ले सकते हो मैक्सिमम? $50,000 इंटू 7 कितना हो गया? 3,50,000। हाँ या ना? क्या आप उससे $5 मिलियन ले सकते हो? नहीं बोल रहे, एक बार लाइन पढ़ लेना, एक बार मेरा जो एग्जांपल है और एक बार वो लाइन देख लेना, तुमको समझ में आएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर आप अपने फॉरेन इन्वेस्टर से मैक्सिमम जो बोरो कर रहे हैं वो कितना है? वो अप टू $5 मिलियन है, तो ईसीबी लाइबिलिटी रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आप कितने टाइम्स भी एक्सेप्ट कर लीजिए, कितना? $5 मिलियन तक लिखा ना? $5 मिलियन तक ये सब एप्लीकेबल, ऊपर वाला अमाउंट एप्लीकेबल। अगर लेकिन कब? इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबी मतलब नॉट फॉरेन इन्वेस्टर। आपने ओवरऑल कितना ईसीबी रेज किया है? आपने ओवरऑल जो ईसीबी रेज किया है वो कितने $1 मिलियन का ही है? दैट इज इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड वन, इंक्लूडिंग द, मतलब मैंने 50,000 का ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, 50,000 में से 25,000 फॉरेन इन्वेस्टर से किया, $25,000 का लोन लिया, टोटल कितना है? टोटल कितने डॉलर का है? $50,000 का। मैं अपने फॉरेन इन्वेस्टर से ले रहा हूं कितने टाइम्स? 25। फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना लगाया मेरी कंपनी में? $25,000 लगाया। कितना? मैं उससे ले रहा हूं 20 टाइम्स। कितना टाइम्स? तो 25,000 इंटू 20 5 लाख हो गया, $5 मिलियन हो गया। नहीं चलेगा। अरे समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जितना भी ईसीबी लिया है
जितना भी ईसीबी आपने एक्सेप्ट किया है और जो आप एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो, अगर उन दोनों को मैं क्या कर दूं, टोटल कर दूं, जितना किया है और जितना करने की सोच रहे हो, दोनों को टोटल करके कितना आता है, $5 मिलियन तक आता है। तो कोई भी लिमिट आपके ऊपर ईसीबी लाइबिलिटी रेशियो वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने टोटल ईसीबी कितना एक्सेप्ट किया है, $1 लाख का। कितना, $1 लाख में से मैंने $50,000 का लोन लिया है और $50,000 मैंने अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया है, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना है अभी, $1 लाख है। मैं अभी फॉरेन इक्विटी होल्डर से $4.5 लाख का लोन लेने की सोच रहा हूं। कितने मिलियन डॉलर का, $4.5 मिलियन का लोन लेने की सोच रहा हूं। ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, पक्का, श्योर। वो 7 टाइम्स वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो लिया है और जो लेने वाला हूं दोनों को मिला के मेरी लिमिट कितने की है, $5 मिलियन की। वो क्रॉस हो नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्दर, अरे जो एक मिनट प्रमोद, समझा क्या, पक्का कि एक बार और बताऊं, कुछ नहीं बच्चों, एक बार ये लाइन पढ़ना क्या लिखा है। आपने जो टोटल अमाउंट बोरो किया है और जो आप बोरो करने का सोच रहे हो, इंक्लूडिंग द अमाउंट दैट यू आर प्लानिंग टू बोरो, कितना मिलियन डॉलर है, $5 मिलियन क्रॉस करने वाला नहीं है। तो ईसीबी रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिए तुमको दो, $50,000 इंटू 9 कर दो, कितना हो गया, $4.5 लाख। मैंने ऑलरेडी कितना एक्सेप्ट किया है, 50,000। तो 50,000 प्लस 4.5 मिलियन कितना हो गया, 5 मिलियन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कितना टाइम एक्सेप्ट किया, 8 टाइम्स या 9 टाइम्स, 9 टाइम्स एक्सेप्ट किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चों ये 3 लाइन कट कर देना। एक मिनट, फर्दर द बोरोइंग एंटिटीज विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय गाइडलाइंस ऑन डेट इक्विटी रेशियो। छोड़ दो, जो भी कौन सी गाइडलाइंस है, अरे सेक्टरल रेगुलेटर ने अगर कोई गाइडलाइन बनाई है वो भी आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, issuance of guarantee by Indian banks and financial institution। issuance of guarantee by whom बच्चों, इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल। वैसे ही हमारे बैंक्स मर रहे हैं। नीरव मोदी नाम के आदमी ने को थैंक यू बोलना चाहिए ये वाले प्रोविजन के लिए। नीरव मोदी क्या करता था, फॉरेन बैंक से लोन लेता था और उस लोन की गारंटी कौन देता था, पंजाब नेशनल बैंक। नाम में ही पंजाब है। तो मुझे ध्यान से किया, जोक था बट मारूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, समझना भी मत। तो बच्चों ध्यान से देखना, सो सिचुएशन ऐसी है कि मैं रेस कर रहा हूं, क्या रेस कर रहा हूं, ईसीबी। बच्चों क्या रेस कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों जब मैं ईसीबी रेस कर रहा हूं $5 बिलियन या $500 मिलियन की, 3,500 करोड़ रुपए की ईसीबी में रेस कर रहा हूं, ठीक है। मुझे मेरा जो फॉरेन का लेंडर है, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर जो है, वो मुझे बोलता है कि दुष्यंत यार मुझे एक तो गारंटी चाहिए। क्या चाहिए एक तो, मैंने बोला कौन सी गारंटी, बोले दुष्यंत यार अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो आपके बिहाफ पे लोन रीपे कौन करेगा। तो नीरव मोदी अगर मेरा नाम होता तो मेरे बिहाफ पे कौन लोन गारंटी देता, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेट गारंटी लिख के देता, गारंटी लिख के देता। नीरव मोदी की कृपा से जो नई गाइडलाइंस आई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, issuance of any type of guarantee by Indian banks, any type of including AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये अपनी LIC वगैरह, एंड NBFC ILFS, जितनी भी क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इज नॉट परमिटेड। अच्छा हुआ प्रोहिबिटेड नहीं लिखा, अलाउड नहीं। फर्दर
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट इज इंडियन बैंक, AIFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल नॉट इन्वेस्ट वेयर बच्चों इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड इन एनी मैनर व्हाटसएवर। मतलब इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाहर क्या करे, इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाहर क्या इश्यू करे, FCC भी इश्यू करे, FCE भी इश्यू करे, तो वो भी आपको परचेज, मतलब आपकी फॉरेन ब्रांचेस को परचेज नहीं करना। प्लस अच्छा इसमें क्या लिखा है, इंडियन बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बन सकते हैं ना। अरे कल ही मैंने बताया था अरेंजर बन सकते हैं ना इंडियन बैंक्स। हाँ आपको अरेंज करके दे सकते कमीशन पे, बट गारंटी ना, ना बाबा ना प्लीज ना 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 ना। नीरव मोदी तो लगा के चला गया बच्चों, ये सुनो। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, उस नीरव मोदी ने जो कांड किया इसके कारण कितने इनोसेंट बिजनेसमैन का नुकसान हो जाएगा। Many innocent businessmen would suffer just because of one Nirav Modi, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट क्या है, पार्किंग। क्या होता है पार्किंग का मतलब, अरे पार्किंग का मतलब क्या होता है, लेके आए पार्क कर दिया, पार्क कर दिया मतलब खर्च करना। क्या करना बच्चों, अच्छा इसी में मैंने आपको कल ही बताया था खर्च कहां कहां, अच्छा कल मैंने आपको क्या बताया था, खर्च कहां कर सकते हो, खर्च कहां नहीं कर सकते, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिर वो था अपना वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस, फिर उसके एक्सेप्शन थे, याद है आपको। चलिए तो ये पढ़ा था अपन ने कल। आज अपन क्या पढ़ेंगे, आप कहां पे पार्क उसको कर सकते हो, ध्यान देखिए। ECB proceeds are permitted to be parked abroad as well as what बेटा, domestically in the manner given below। बोले तो अरे बोले तो आप ECBs को इंडिया के बाहर भी खर्च कर सकते हो, इंडिया में भी खर्च कर सकते हो, दोनों जगहों पे खर्च कर सकते हो, लेकिन शर्तें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहला पहला अपने किसके बारे में देखेंगे, पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स कहां पे, इंडिया में या इंडिया के बाहर। नाउ यू वांट टू पार्क योर ECB प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। ECB proceeds meant only for foreign currency expenditure can be parked abroad pending utilization. Till utilization, these funds can be invested into following liquid assets। मतलब पढ़ो 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 एक बार फिर से पढ़ो। अरे आपको, आपने ECB रेस कर लिया $5 मिलियन का, आपको वो खर्च इंडिया में ही करना है, लेकिन इंडिया में वो पैसा लगने वाला है 3 साल के बाद या 2 साल के बाद। मतलब इंडिया में जो खर्चा होने वाला है वो इमीडिएटली है या 2 साल के बाद है। इंडिया में जो आपको खर्चा होने वाला है, इंडिया में जो आपको पैसे लगने वाले हैं वो कब लगने वाले हैं बच्चों, 2 साल के बाद लगने वाले हैं। तो क्या तब तक 2 साल तक आप वो पैसों को फॉरेन में रख सकते हो, लिखा ना यही, इसी प्रोसीड्स मेंट ओनली फॉर व्हाट बेटा, फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर। अच्छा सॉरी, मेंट ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर मतलब आपको खर्चा भी फॉरेन करेंसी में ही करना था, इंडिया में खर्च करना है, कहां खर्च करना है नहीं पता, आपको खर्चा भी कौन सा करना था, फॉरेन करेंसी में खर्च करना। कैन बी पार्ट अब्रॉड पेंडिंग, मतलब आपको खर्चा फॉरेन करेंसी में करना है, लेकिन जब तक आपको उनका एक्चुअल यूज नहीं हो रहा है तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, फॉरेन में रख सकते हो। कब तक, टिल यूटिलाइजेशन। और जब तक यूटिलाइजेशन नहीं होता तब तक आप उन पैसों को कहां डाल सकते हो, लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट्स क्या है, डिपॉजिट्स, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय whom बच्चों, बैंक्स नॉट लेस देन AA, स्टैंडर्ड एंड पुअर का या फिच का रेटिंग है IBCA और A3 बाय मूडीज। पैसा कहां भेज रहे हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, खर्च किस में करना है, फॉरेन करेंसी में। खर्च कहां पे करना है, नहीं हो सकता है इंडिया में भी खर्च करना हो फॉरेन करेंसी में, हो सकता है खर्च आपको इंडिया में ही करना है, बट कौन सी करेंसी में करना है। तो बच्चों कुल मिला के आपने खर्च फॉरेन करेंसी में करना है, तो आपने ECB लिया भी किस में होगा, फॉरेन करेंसी में लिया होगा, लेकिन आपको खर्चा अभी
नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जब तक आपको खर्चा नहीं करना है तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको ओवरसीज पार्क कर सकते हो। कहां पे, डिपॉजिट्स, एफडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, कोई छोटे मोटे बैंक्स में या गुड रेटेड बैंक्स में, अच्छी रेटिंग वाले बैंक में। तो कौन कौन सी रेटिंग है, डबल ए किसकी रेटिंग है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की है, या फिच की रेटिंग है, आईबीसीए और AA3 बाय बहुम बच्चों, मूडीज। मूडीज और फिच क्या है, मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। कौन सी है, तो ये रेटिंग्स है बच्चों, ये रेटिंग सिंबल है IBCA3, AA3 और ए, ये रेटिंग। तो जिन बैंक्स के पास ऐसी रेटिंग है, जिन बैंक्स के पास क्या है, क्या आप उन बैंक्स के डिपॉजिट्स, उन बैंक्स में आप एफडी कर सकते हो। दूसरा, दूसरा क्या कर सकते हो, treasury bill and other monetary instrument of 1 year maturity having minimum rating as prescribed in clause, sorry, as indicated above। अच्छा ये सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है, बी। और सी क्या है, डिपॉजिट विद फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड। दूसरा कहां पे खर्च कर सकते हो ना, व्हाट आर ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इंडिया की या फॉरेन की, फॉरेन की गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इश्यू किए, जिनकी मेच्योरिटी कितनी हो सकती है, ऑफ 1 year मेच्योरिटी, और जिनको रेटिंग मिली है, उन ट्रेजरी बिल या मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट को भी क्या मिली है, रेटिंग मिली है। कौन सी रेटिंग, वही AA3, IBCA या फिर डबल ए, स्टैंडर्ड एंड पुअर का रेटिंग मिला है, आप उसमें ही पैसा लगा सकते हो। और तीसरा सबसे सेफ क्या है, फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक, इंडिया की बैंक की जो क्या है ओवरसीज ब्रांच, आप उनके पास ही पैसा रख सकते हो। और ये पूरा पैसा, ये तीनों जगह पे आप पैसे देख रहे हो, तीनों लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मतलब आप जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इज दैट क्लियर, आप जब चाहे अपना पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद तो ये हो गया। तो बच्चों, क्या आप ईसीबी प्रोसीड्स को फॉरेन कंट्री में रख सकते हो, यस। कब, अगर आपने ईसीबी को लिया किस लिए था, किसी खर्च को करने के लिए, कौन सी करेंसी में, वो खर्च इंडिया में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी फॉरेन में भी हो सकता है। तो जब तक वो पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है तब तक आप उसको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां कहां पे, ट्रेजरी बिल्स में, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर वगैरह जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम कितने साल की होनी चाहिए, 1 year, या फिर आप उसको डिपॉजिट में भी रख सकते हो, या फिर इंडियन बैंक्स की फॉरेन ओवरसीज जो ब्रांचेस हैं आप उनके साथ भी एफडी वगैरह कर सकते हो। इज दैट क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, अगर आप इंडियन बैंक के साथ रख रहे हो पैसा, ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, तो रेटिंग की जरूरत नहीं है। देख लेना वहां पे लिखा है, रेटिंग लिखा है क्या इंडियन बैंक के लिए, नहीं लिखा, तो इंडियन बैंक के बगल में लिख दो बच्चों, क्या पता वहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। लिख लीजिए, नो रेटिंग रिक्वायर्ड व्हेन मनी इज विद इंडियन बैंक्स, या ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, नो रेटिंग इज रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट, अब कहां पे पार्क करना है, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स कहां पे, डोमेस्टिकली। ईसीबी प्रोसीड्स मेंट फॉर रूपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपाट्रिएटेड immediately for credit to their what बेटा, रूपी अकाउंट विथ एडी कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया। कितने चोर लोग हैं, रिपाट्रिएटेड मतलब आपने ईसीबी किस लिए रेस किया था, रूपी एक्सपेंडिचर मतलब 99% चांस ये है कि पैसा आपको खर्च कहां पे करना है, आपने लोन लिया है, कौन सी करेंसी में लोन लिया है, इंडियन करेंसी में ना, मतलब आपको खर्च किस में करना है। तो वैसे देखो, अब यहां पे लिखा है रिपाट्रिएटेड इमीडिएटली, रिपाट्रिएटेड मतलब आपको लोन मिला कौन सी करेंसी में वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि लोन आपको खर्च कौन सी करेंसी में करना है, खर्च कौन सी करेंसी में करना है आपको, रुपी में खर्च करना है। यू नीड टू स्पेंड द मनी इन विच करेंसी, यू नीड टू स्पेंड द मनी इन इंडियन रुपीज, आपको इंडियन रुपीज में खर्च करना है। सो जब पैसे आपको इंडियन रुपीज में खर्च करने हैं तो
सबसे पहले तो आपको लोन कहां से मिला, इंडिया से मिला या आउट ऑफ इंडिया से मिला है? आउट ऑफ इंडिया से मिला है। हो सकता है वो इंडियन हो या फिर फॉरेन करेंसी हो, किसी भी करेंसी में मिला है। तो जिस भी करेंसी में लिखा मिला है, सबसे पहले तो आपको उस पैसे को रिपाट्रिएट करना है इंडिया में। रिपाट्रिएट करना है मतलब उस पैसे को आपको इंडिया में लाना है रुपीज में। तो अगर आपको मान लो इंडिया के बाहर कौन सी करेंसी में मिला है लोन, डॉलर से मिला है, तो आपको डॉलर को किस में कन्वर्ट करके, रुपी में कन्वर्ट करके इंडिया में लाना है। और उसको कहां पे क्रेडिट करना है, इमीडिएटली फॉर क्रेडिट टू रुपी अकाउंट। आपके जो रुपी से अकाउंट है, आपकी कंपनी का करंट अकाउंट होगा, कौन से बैंक के साथ, ऑथराइज डीलर बैंक के साथ। ऑथराइज डीलर बैंक सारे बैंक इंडिया के जितने भी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सारे बैंक क्या है, ऑथराइज डीलर बैंक। मतलब ऐसा बैंक जिसको आरबीआई ने फॉरेन करेंसी में डील करने की आजादी दी है। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर आपने फॉरेन करेंसी रेस की है, अगर आपने क्या रेस किया है, if you have raised foreign currency for meeting the expenditure in rupees, then it's your first duty to bring back that currency, to repatriate that money into India and credit that money in your bank account. उसके बाद ECB borrowers are also allowed to park proceeds in term deposit. term deposit मतलब एक फिक्स टर्म का डिपॉजिट, बेसिकली एक तरह का एफडी है, in AD category 1 bank for a maximum period of 12 months cumulatively. cumulatively मतलब इन टोटल सारे पीरियड को मिला के कितने महीने के लिए, क्यूमुलेटिवली मतलब 2-2 महीने के 6 पीरियड भी हो सकते हैं, 6-6 महीने की 2 एफडी भी हो सकती है। द टर्म डिपॉजिट शुड बी कैप्ड इन विच पोजीशन, अनइनकम्बर्ड पोजीशन। अनइनकम्बर्ड मतलब मैंने एक एफडी कराई है 10 लाख की, लेकिन बच्चों मेरे लोन की इंस्टॉलमेंट आती है 50,000, तो मेरे बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं होता, तो इंस्टॉलमेंट कहां से कट जाती है, अरे बैंक अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, मेरे एफडी से कट जाती है। एचडीएफसी बैंक में मेरा एक अकाउंट है, उसमें मेरा एफडी भी है 10 लाख का और मेरा लोन भी है 40 लाख का। तो अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता तो एफडी कहां से कट जाती है, सॉरी, लोन की इंस्टॉलमेंट कहां से कट जाती है। तो वो जो मेरी एफडी है, क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी है या नहीं है, लाइबिलिटी है, वो एनकम्बर्ड एफडी है। कौन सी एफडी है वो, उसके ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन जब मेरे को ईसीबी प्रोसीड्स मिली है और जब मैं उसको किसी बैंक के साथ रखूं, एफडी करूं, तो एफडी क्या होनी चाहिए, एनकम्बर्ड या अनइनकम्बर्ड। अनइनकम्बर्ड मतलब उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी होनी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर, कौन सी एफडी होनी चाहिए, अनइनकम। बच्चों आप लोग कितना कुछ सीख रहे हो, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम टीचिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू। बच्चों किसी को पता था ऐसा ऐसा होता होगा, बट आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन सो दैट यू कुड टेक ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, चलिए तो मेरा जो अगला डिस्कशन होगा आपके साथ, दैट वुड बी ऑन प्रोसीजर टू रेज ईसीबी। ये लिखवा के दूंगा, प्लीज राइट नोट्स इन। चलिए बच्चों, put the heading procedure to raise ECBs. Now, if the ECB relates to automatic route,
ठीक है, कॉमा, दे कैन बी रेज्ड as per the ECB guidelines applicable to automatic route. ठीक है, तो बच्चों यहां तो कुछ नहीं है। ठीक है, ईसीबी मतलब ईसीबी अगर ऑटोमेटिक रूट है तो डायरेक्टली आप ले सकते हो ईसीबी गाइडलाइंस के हिसाब से। अप्रूवल रूट के अंदर यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू होम बच्चों, टू आरबीआई, आरबीआई थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। मतलब आप अपना एप्लीकेशन आरबीआई को डायरेक्टली दोगे नहीं, आप किसको दोगे एप्लीकेशन? बैंक को देंगे। तो एक मिनट, अप्रूवल रूट कब होगा? जब एक साल में कितना बोरो करना है? $750 मिलियन से ऊपर। नाउ in case of ECBs, covered under approval route. An application will be made to RBI, inform ECB through authorized dealer category 1 bank. ठीक है, the application will be considered by RBI as per the overall guidelines, macroeconomic situation या macroeconomic situation and the merits advantages of proposal. ठीक है, if the ECB involves an amount above threshold limit, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है ये बताया नहीं है, मतलब $750 मिलियन से ज्यादा है। ऑटोमेटिक रूट है, बट ऑटोमेटिक रूट के अंदर भी बहुत, सॉरी अप्रूवल रूट है, बट अप्रूवल रूट के अंदर तुम कितना रेस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। मतलब ये प्रपोजल नॉर्मल है या नॉर्मल से भी ऊपर है? ठीक है, लिखे लिमिट इज चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। comma, such proposal will be placed such proposal will be placed before proposal will be placed before the empowered committee set up by RBI. ठीक है, उसके बाद RBI will take decision
on the basis of recommendation of the empowered committee. ठीक है, the empowered committee has internal as well as external members. ठीक है, नेक्स्ट ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट। कुछ नहीं, इसमें आरबीआई का अप्रूवल लगता है क्या? नहीं। और इसी नहीं तो आप डायरेक्टली किसके पास जाओ? ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाओ। किसके पास जाओ? आपका प्रपोजल वही अप्रूव कर देगा। ठीक है, देखिए इन केस the ECBs are to be raised in case the ECBs are to be raised under which route? अगर आपको ECB रेज करना है कौन से रूट के अंदर? ऑटोमेटिक रूट के अंदर, कॉमा an application will be made to authorize dealer category 1 बैंक। एप्लीकेशन के बदले प्रपोजल लिख देना। A proposal will be made category 1 बैंक inform ECB। कौन से फॉर्म में बच्चों? ECB, that's it. No approval of RBI is required. That's it. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ECB। अच्छा तो बच्चों मुझे सबसे पहले एक बार तो ये बता दीजिए, टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेजिंग ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट। किसके पास जाना है? फॉर्म ECB में अपना प्रपोजल लेके किसके पास जाना है? ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास। कहानी खत्म। अप्रूवल रूट के अंदर आरबीआई को अप्लाई करना है किसके थ्रू? ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू। कौन से फॉर्म में? बस आरबीआई आपका अप्रूवल देने के टाइम पे देश की आर्थिक स्थिति देखेगी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेगी, आपके लोन, आपका प्रपोजल देखिए कैसा है, आपका किसके लिए पैसा रेज करना चाहते हैं। अगर आपका प्रपोजल एक लिमिट से ज्यादा है तो आरबीआई उसको किसके रिकमेंडेशन पे अप्रूव करेगी? एम्पावर्ड कमेटी में इंटरनल मतलब आरबीआई के एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और बाहर के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों लेकिन व्हेन an entity raises ECB, जब एक एंटिटी क्या रेज करती है? ECB under automatic or approval route, it has to comply with following
reporting requirements. चलिए बच्चे, सबसे पहला नंबर 1, एनी ड्रॉ डाउन मतलब acceptance of funds in respect of ECB will be allowed only when the loan registration number in respect of ECB has been obtained from RBI. चलिए, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज लोन रजिस्ट्रेशन नंबर? आपको अगर फंड एक्सेप्ट करना है तो कब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जब तक आपने आरबीआई के साथ क्या ऑब्टेन नहीं किया है? लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे, in order to obtain a loan registration number, an application has to be made आज से 2 साल पहले मैं आपको पता है पूरे 5 लॉ के सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाता था। पूरे 5 लॉ के सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाता था? लिखवा के। हाँ तो था, पूरा ये बोर्ड था, आईपैड नहीं था, नहीं इनफैक्ट आईपैड आने के बाद भी 1 साल तक मैंने पढ़ा है। हाँ चले, लेकिन वो क्या हो गया ना, उसमें सिलेबस खत्म नहीं होता था। मतलब उसमें लगभग 6 महीने लगते थे लिखवा के कराने में। मतलब पूरा कंपनी लॉ के 300 पेज के 3 बुक भरते थे। एसबीसी में 300 पेज की 2 बुक, जिगल में सेम। इतना लिखते थे बच्चों, इतना मतलब मर जाते थे लिखते लिखते। जो एक दिन एब्सेंट हुआ उस बेचारे की लाइफ टाइम कॉपी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो ऐसा खतरा। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो प्रैक्टिस अच्छी थी बट सिलेबस, और उसमें पता नहीं वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी बट रिजल्ट नहीं आता था यार, रैंक नहीं आती थी। शायद सिलेबस लेट खत्म होता था इसलिए। एनीवे, बट टेक्निक बहुत अच्छी थी, सवाल ही नहीं है। चले, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोन रजिस्ट्रेशन नंबर एन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू आरबीआई sorry to authorized dealer category 1 bank in duplicate। 2 कॉपी देनी है, एंड 1 कॉपी of application will be forwarded by authorized dealer bank to the director of RBI Department of Statistics
एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, कॉमा द कॉपीज ऑफ लोन अग्रीमेंट are not required to be submitted, but copy of form ECB will be required to be submitted. Which contains the terms and conditions of ECB. ठीक है, नेक्स्ट B. Whenever there are changes in the terms and conditions of loan by mutual agreement, लोन में चेंज है, लोन के टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, रीपेमेंट पीरियड चेंज हो गया, उसने एक्स्ट्रा ईसीबी ग्रांट किया, मतलब पहले तुमने 5 करोड़ का लिया था, 5 करोड़ का, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो गई है, रीपेमेंट पीरियड चेंज हो गया, क्या होगा, कॉमा सेम, it shall be reported to Department of Statistics and Information Management. Within 7 days of change in revised form ECB. फिर से भरोगे वो ECB फॉर्म चेंज करके, चलिए नेक्स्ट, actual ECB transactions are required to be reported within 7 days from close of each month through authorized dealer, category 1 bank in form ECB2. Month through AD category in form ECB2. अरे कुछ नहीं, ईच मंथ ट्रांजेक्शन, बताओ मुझे हर महीने कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, प्रमोद कौन सा ट्रांजेक्शन होगा हर महीने, वेरी नाइस, इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, तो फॉर एग्जांपल जनवरी की इंस्टॉलमेंट पे करी, तो जनवरी का मंथ जैसे ही खत्म होता है, फरवरी के 7 डेज के अंदर, कितने के अंदर बच्चों,
फरवरी के 7 डेज के अंदर आपको क्या करना है, मतलब 7 फरवरी तक क्या करना है, ECB2 फाइल करना है। किसके साथ? आरबीआई के साथ। क्या बताने के लिए कि हमने इस महीने की इंस्टॉलमेंट, तो पूरे महीने में तुमने ECB से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसकी जानकारी कितने के अंदर देनी है? 7 डेज के अंदर आपको देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्लीज बोलिए बेटा। नो बेटा, लोन तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, सिर्फ मुझे लोन को विड्रॉ करने का इश्यू है, ड्रॉ डाउन नहीं कर रहा हूं मैं। तो लोन तो मैंने आरबीआई के अप्रूवल के बिना ले लिया है, सिर्फ मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन अ लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट्स अ फॉर्मेलिटी। आई एम नॉट सीकिंग एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, दैट आई हैव ऑलरेडी डन, क्योंकि मैं कौन से रूट के अंदर था, ऑटोमेटिक रूट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हेडिंग डालिए, लेट सबमिशन फीस फॉर डिले इन रिपोर्टिंग। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो किसके ऊपर होगा, लेट सबमिशन फीस फॉर डिले इन व्हाट बेटा, रिपोर्टिंग। चलिए प्लीज। By paying a late submission fees, paying by paying a late submission fees, a borrower can regularize the non-compliance of reporting requirement. ब्रैकेट में लिखना, that means there is a delay in filing ECB2 or obtaining a loan registration number. ठीक है, now second point, RBI follows a standard operating procedure for finding the untraceable entities who have failed to submit returns for past 8 quarters or more. ठीक है, एक मिनट,
ऐसी अनट्रेसेबल एंटिटी जिसने कितने दिन तक लगातार रिटर्न नहीं दिया, 8 क्वार्टर्स तक, मतलब 24 मंथ्स, 2 इयर्स तक जिन्होंने क्या नहीं दिया, रिटर्न्स नहीं दिया, उनको उनको ढूंढने का आरबीआई के पास क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नेक्स्ट, अनट्रेसेबल एंटिटीज मीन्स the entity whose auditors, promoters, directors do not respond to emails or are not reachable on phone or through letters for a period of not less than 2 quarters with 6 documented reminders. And fulfills both of the below mentioned conditions. चलिए बस करेंगे आज के लिए। कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगा बच्चों।